हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इतिहास यानी कि एसएसटी का सेकेंड टॉपिक, जो कि है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई इतिहास में, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है उसमें यह था कि जो मानव थे वो कैसे कहाँ से कब आए। ठीक है, उसके बाद जब मानव जो है थोड़ा सा जानकार हुए तो वो आखेट करने लगे, खाद्य जो सामग्री उसको संग्रह कैसे करते थे, और उसके बाद भोजन को जो उत्पादन है वो किस तरीके से किए थे, उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हम डिस्कस करा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप सभी को पता ही है। तो आज की क्लास में हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आखेट है, यानी कि जो शिकार करते हैं और जो खाद्य संग्रह यानी खाने वाली जो सामग्री होती है उसको किस तरह से वो संरक्षित करते थे, संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसके बाद जो है भोजन को उत्पादन किस तरीके से वो करते थे, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आपके एसएसटी में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा ताकि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके क्लियर होते जाए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो मनुष्य थे सबसे पहले वो रहते कहाँ थे। ठीक है, तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पे एक जो गुफा है उसका नाम है। ये जो गुफाएं हैं ये पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ठीक है, यानी जो भीमबेटका है यहाँ पे जो है कुछ गुफाएं और कंदराएं मिली थी। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं कहाँ पे थी? नर्मदा घाटी के पास थी। यानी जो मनुष्य थे शुरुआत में, जो हमें इतिहास से पता चलता है कि शुरुआत में जो है मनुष्यों के पास वो खुद से घर नहीं बनाए थे, घर नहीं बना पाते थे, तो वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, ये हमें पूरा स्थल से मिली है। ठीक है, कुछ गुफाएं मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका स्थान है वहां से मिला है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा जो है पढ़ने में मिलता है इतिहासों में। ठीक है, कि जो मनुष्य थे शुरुआत में वो गुफाओं में रहते थे, और ये इसलिए रहते थे जैसे कि लोग घर बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं कि वह बारिश से बचा जा सके, गर्मी या ठंडी से बचा जा सके, इसलिए लोग घर बनाते हैं, घरों में रहते हैं। लेकिन शुरुआत में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब वो घर बनाना नहीं जानते थे, तो वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और ये जो गुफाएं होती थी वो नर्मदा घाटी के पास, यानी कि कोई भी नदी है उस नदी के किनारे ही वो गुफाएं बनाते थे, वहीं रहते थे ताकि उनको पीने के लिए पानी जो नदी है वहां से मिलता रहे आसानी से। ठीक है, जैसे आज जो मनुष्य हैं वो जब घर बनाते हैं तो ये सारी सुविधाएं देख के बनाते हैं कि हम यहाँ घर बनाएंगे तो हमें पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं, लाइट की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं देख कर ही वो घर बनाते हैं। वैसे ही उस टाइम पे जो लोग थे वो जो है जहाँ पे गुफाएं बनाते थे वहाँ जो है पानी की जो व्यवस्था वो होती थी तभी वो बनाते थे वहाँ पे गुफाएं, यानी जो नदियाँ होती थी उन्हीं के किनारे या जो झील होते थे उन्हीं के किनारे वो गुफाएं बनाते थे ताकि पानी उनको आसानी से मिल सके। मान लीजिए खाने की कोई वस्तु ना मिले तो पानी आसानी से मिल सके, इसलिए जो है गुफाएं नदी की घाटी के पास ही बनाते थे। तो जो ये भीमबेटका गुफा मिली है ये जो है नर्मदा घाटी के पास से मिली है। ये जो गुफा थी ये जो है नर्मदा घाटी के पास बनी थी। ठीक है, वहाँ पे मनुष्य रहते थे। ठीक है, इस तरीके से कुछ चित्र भी उनके गुफाओं में देखने को मिलते थे। जो गुफाएं उनकी वजह से लोग घर बनवाते हैं तो बहुत सारी डिजाइन बनवाते हैं, चित्र जो है बनवा के रखते हैं अपने दीवारों पे, नई नई डिजाइन बनाते हैं। तो वैसे उस टाइम पे जो है गुफाओं में लोग इस तरीके से चित्र बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पुरा स्थल ये है क्या। ठीक है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जो पुरा स्थल है उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, जो लोग औजार यूज करते थे शिकार करने के लिए या खेती करने के लिए, और जो बर्तन होते थे जो, और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले थे, यानी जो इमारत होते हैं उनके भी अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और वे बाद में उन्हें वही छोड़ गए थे। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी जो अवशेष मिलते हैं अब जो है लोगों को, कई बार आपने सुना भी होगा कि जो है कहीं ना कहीं खुदाई होती रहती है तो कहीं मूर्तियां मिलती हैं, कहीं सिक्के मिलते हैं, तो ये उसी के प्रमाण है कि जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग पहले रहते थे, तभी ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, कई बार ज़मीन के ऊपर भी देखने को मिल जाती, कई बार खुदाई के समय ज़मीन के नीचे मिलती है, कभी कभी समुद्र में मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिलती रहती हैं।
दूसरी चीज है आग की खोज। अब मनुष्यों ने आग की खोज किस तरीके से करी है ये देखते हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुछ गुफाएं थी जिसमें जो है बहुत सारे जो औजार होते हैं वो मिले थे, इमारतें मिली थी, वस्तुएं मिली थी। कुछ गुफाएं थी जहाँ पे आग की जो है अवशेष मिले हैं, यानी राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ये एक अनुमान लगाया जाता है कि जो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले थे वो इसलिए मिले होंगे कि इस टाइम पे जो है लोग आग जलाना सीख गए होंगे, और जो आग है उसका यूज जो है लाइट के लिए, प्रकाश के लिए किए होंगे, या फिर जो मांस होता है उसको भूनने के लिए, क्योंकि शुरुआत में खेती तो जानते नहीं थे, तो जो शिकार करते थे उस मांस को भूनने के लिए किए होंगे। जो खतरनाक जानवर होते हैं उनको दूर भगाने के लिए, यानी जैसे होता है कि जहाँ पे वो जंगल में रहते हैं तो गुफाओं में वो आग जला के रखते रहे होंगे, या गुफा के बाहर आग जला के रखे होंगे ताकि जो जानवर है उनके आसपास ना आए उजाला देख के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आग की खोज हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी जो प्रारंभिक काल है उसको क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। प्राचीन पत्थर एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल है ये जो है आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल, इसका मतलब ये होता है कि पत्थरों का काल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि जो पत्थर के औजार होते हैं कहाँ से, किस काल से प्राप्त हुए थे, तो वो मिले थे पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो यहाँ से इस चीज को देख समझ सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है इसका मतलब यानी कि यहाँ पे पत्थर के औजार ज्यादा देखने को मिले थे, इसी वजह से इसका नाम पूरा पाषाण काल हो गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण का काल कब से कब है, तो यह है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, यानी कि इसके आसपास जो काल होता था, जो समय था, वो पूरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल या युग, या तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण युग या उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है और ये जो है आपकी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान ही ये जो है जितनी भी कहानी हमें पढ़ने को मिलती है या फिर जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, ये सब पूरा पाषाण काल के समय की ही घटित हुई है 99%। ठीक है, यानी लगभग लगभग सभी जो घटनाएं घटी हैं ये पूरा पाषाण काल की ही घटनाएं हमें पढ़ने को मिल रही हैं। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। पूरा जो आरंभिक था उसमें हमने देखा क्या क्या था। दूसरा था कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, यानी कि लोगों ने जो है जंगल में लोग जो थे वो जंगल में रहने लगे, पेड़ पौधे जो है उनको संरक्षित रखने लगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे उनसे उन्हें जो है फल फूल खाने को मिलने लगा, जानवरों को संरक्षित रखने लगे, तो पर्यावरण बदलाव देखने को मिला। उस बदलाव को मेसोलिथ का यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसके समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। अगर इसका समय की बात करें यानी कब से कब तक माना जाता है, कौन सा मध्य पाषाण युग, तो यह है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, यानी इसके बीच का जो युग था वो मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था, यानी जो भी औजार इस युग में मिले, इस काल में मिले थे वो बहुत छोटे थे, जिनको लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया या आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, जो भी औजार मिलते थे उसमें लकड़ी के, मान लीजिए जैसे ये हंसिया है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो है इसमें लकड़ी के मुट्ठी भी लगा देते थे ताकि उसको आसानी से जो है उससे कुछ काटा जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आरी भी देखने को मिले थे इस युग में। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो औजार हैं वो जो है इस टाइम पे बनाए भी जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि नवपाषाण युग की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 10,000 साल पहले हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। सबसे पहले उन्होंने कौन से जो है अनाज को उगाया था, इसको भी देखेंगे, और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, यानी उनको उगाया नहीं गया था। सबसे पहले गेहूं, जौ और धान के जो बीज होते हैं या फिर फसल होती है वो प्राकृतिक रूप से उगी थी। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। यानी अगर ये उगे होंगे तो जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे ही उगे होंगे। फिर महिलाओं ने, क्योंकि जंगल में रहते थे और जंगल में ये सारी चीज़ें उगी होंगी, तो जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे या बच्चे जो है उनको इकट्ठा किए होंगे। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। मान लीजिए कोई भी फसल है, ठीक, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे वो जो जंगल होते हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे पे जो फल लगते थे वो खाने लगे थे। तो वैसे ही जब प्राकृतिक रूप से ये उगा होगा गेहूं, जौ और धान, तो उसको इकट्ठा किए होंगे, उसको खाए होंगे, उनका उसका स्वाद सही लगा होगा। ठीक है, तो वो लगातार फिर जो भी फसलें उगती थी प्राकृतिक रूप से उनको काटने लगे होंगे, उसका भोजन बनाने लगे होंगे। फिर ठीक है, और उसके बाद फिर ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे, ये भी देखने लगे कि ये जो अनाज होते हैं जो हमें खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, ये कहाँ कहाँ उग रहे हैं और ये कब पककर तैयार होते हैं, ये भी अनुमान लगाए होंगे। उसी टाइम पे वो काट के लाते रहे होंगे। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। फिर वो जो है बीज को संरक्षित किए होंगे, फिर बुआई किए होंगे, क्योंकि उनको अनुमान लग गया होगा कि ये कहाँ कहाँ जो है उगते हैं और कब कब जो है उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से फिर वो जो है खेती करना सीख गए थे। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके पालतू बना लिया। ठीक है, खेती करना वो सीख गए थे धीरे धीरे करके। उसके बाद जब उनको क्योंकि जब धान गेहूँ ये सारी चीज़ें होने लगी तो उनको हरी घास भी मिलने लगी, उसको जो है अपने घर के आसपास रखकर जानवर जो होते थे, जैसे मान लीजिए गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, ठीक है, ये सब आकर्षित करने लगे इनको अपने घर के आसपास। ठीक है, घास रख के। तो जब जाहिर सी बात है कोई जानवर है, जैसे मान लीजिए कि भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है, तो इनको जो है घास चाहिए होता है, वो उनके घर के पास मिलने लगा, तो वो धीरे धीरे करके उनके घर की तरफ आने लगे। फिर वो जो है इन जानवरों को पालने लगे। ठीक है, सबसे पहला जो उनका कुत्ता होता है, जो पालतू कुत्ता कहते हैं कि वो पाले थे सबसे पहले, वो था कुत्ता। ठीक है, जो पालतू जानवर उन्होंने सबसे पहले पाला था वो था उनका कुत्ता। उसके बाद फिर भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी पालने लगे थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक है, पहले धीरे धीरे वो कृषि करना सीख गए। उसके बाद जो है जानवरों को आकर्षित किए घास को अपने घर के आसपास रखकर, फिर धीरे धीरे करके वो जानवरों को पालने लगे और वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थायी जीवन की ओर उनकी क्या क्या चीज़ें थी, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान बने। उस टाइम पहले लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। उसके बाद जो है जो पुरास्थल होते हैं वहाँ पे झोपड़ियाँ और घरों के निशान भी पुरातत्वविदों को मिलने लगे हैं। जैसा कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान जो है कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कोई गड्ढा है तो उसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्तवास किसे कहा जाता है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, क्योंकि गड्ढे के नीचे बनाते थे तो सीढ़ियाँ बनाते थे। इससे इन्हें जो है ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में ठंड पड़ती रही होगी, तो वो जो गड्ढे होते थे उनके नीचे घर बनाते थे, जिसके वजह से उनको जो ठंड लगती थी, ठंड कब लगती रही होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। ठीक है, यानी जो उनका घर रहा है, घर के अंदर भी उनको राख मिली होगी, घर के बाहर भी उनको राख मिली होगी, तो वो एक अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो है घर के अंदर भी खाना पकाते रहे होंगे और बाहर भी पकाते रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें एक अनुमान के थ्रू जो है जैसे जैसे चीज़ें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे।
चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी इस टाइम पे जो है लोग मांस को छोड़ के चावल, गेहूं तथा दलहन चीजें खाने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक जो पौधे होते हैं उनको भी उगाने लगे। ठीक है, इस युग में जो लोग थे वो जो है चावल, गेहूं, दाल जो है मिट्टी के बर्तनों में बनाने लगे थे। इस तरीके के बर्तन होते थे, उसमें जो है बनाने लगे थे। ठीक है, यानी मांस पे कम आधारित थे, इन फसलों पे ज़्यादा जो है डिपेंड हो गए थे। चावल, गेहूं तथा दलहन चीज़ें वो बनाकर खाने लगे थे, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु किस तरीके से होता था, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, मेहरगढ़ जो है एक स्थान है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना सीखा था और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां थी। ठीक है, यानी इस स्थान पे जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे जो लोग थे वो जौ, गेहूं उगाना शुरू कर दिए थे, उगाने लगे थे। और जो जानवर पालते थे वो थे भेड़ बकरी, उनको पालना सीख गए थे। यहाँ पे बहुत सारी जानवरों की हड्डियां मिली थी, जिनमें हिरण की हड्डियां थी, सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की भी हड्डियां शामिल हैं, यानी मिलती थी, उनको देखने में मिली हैं, जो पुरातत्वविद थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण का मतलब जो अनाज रहा होगा उसको वो इकट्ठा करके रखते रहे होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें मेहरगढ़ में देखने को मिली हैं कि लोग जो थे वो अपने घर को चौकोर तथा आयताकार के तरीके से बनाने लगे थे। ठीक है, कई बार चौकोर रहे होंगे उनके घर, कई बार आयताकार रहे होंगे, इस तरीके से बनाने लगे थे। और इनके जो कुछ ऐसे कमरे थे जहाँ पे वो जो है भंडारण के लिए रखे थे, यानी जो भी अनाज उनके पास रहता था एक्स्ट्रा वो वहाँ पे भंडारण के लिए रख देते थे। और वहाँ पे जो मृत्यु होती थी जब लोगों की, तो क्या करते थे कि मृत्यु जब हो जाती तो जो डेड बॉडी होती थी वो कब्र के साथ, उस जो कोई डेड बॉडी है मान लीजिए या डेड बॉडी है, उसको जो है रखते थे साथ में, जो है क्या रखते थे, बकरी को भी रख देते थे, बकरी को भी दफनाते थे, यानी मनुष्य के साथ में बकरी को भी दफना दिया जाता था। ऐसा इसलिए करते थे, वो मानते थे कि मृतक अभी भी जीवित है और ये जो परलोक में जाएगा तो उसके खाने के लिए हो जाएगा, इसलिए वो बकरी को भी साथ में रखते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से जानने को मिलती हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे थ्योरी एक बार देख लेंगे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरूर इसको। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तब आपका ये जो पूरा टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को देखते रहिएगा ताकि सारी जो टॉपिक है आपकी क्लियर होते जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।